आपका मेरी YouTube फैमिली में दिल की गहराइयों से सलाम। मैं हूं परवीन चौधरी। यहाँ आपको मिलेंगी वो मुख्तलिफ किस्म के नावल, वो जो आपके दिल को सुकून दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। आपकी राय और फीडबैक मेरे लिए बहुत कीमती है, तो अपनी मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार करें और इस चैनल को बढ़ने में मदद दें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। अल्लाह हाफिज। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जिदोजहद में मसरूफ था। ठीक आध घंटा बाद इसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाय करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं मगर स्कोर करने में बहुत मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। इसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा, पहले 20 सेकंड में ही सालार इस जैसे स्पीड पर दौड़ा रहा था। इस स्पीड पर कामरान अभी तक नहीं दौड़ा पाया था। जो ट्रैक से बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था, इस स्पीड पर कामरान के लिए इस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर एक धमाके से तबाह होते हुए देखा। कामरान ने मुस्कुराते हुए मोड़कर सालार की तरफ देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ की बजाय मेज पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठे खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और उसकी टांगों को फैलाकर लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भयंचे 7 हिस्सों पर मबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ में आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कम गो नहीं थी जितनी वो इसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तिदाई सालों में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बिला की हाजिर जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे इससे बात करते हुए वो हद दर्जा मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी इसे इसके लहजे में अजीब सी सर्द मेहरी महसूस होती। इसे लगता वो जल्द अज जल्द इससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो इसके बिलमुकाबिल लान चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर लगी बेल को घोर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दें। असजद ने सवालिया नजरों से इसे देखा मगर वो खामोश रही, तो इसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों ठीक बाल रहा हूं मैं? अब मैं क्या बोल सकती हूँ इस पर?
तुम कम अज कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला तो सकती हूं कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। इमामा ने इसकी बात काट कर कहा। इसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को इसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुए। मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा तो मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है, तो आप मुझे वो दे दें, मैं वो कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो तुम जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़े मतलब तो यही बनता है कि आप ठीक हैं, वरना इस वक्त आप अपने घर अपने बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अभी गोल्फ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक़द की जा रही थी। 16 साल सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ती। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए मुमकिन था भी नहीं। फखरिया अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 3 और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम? इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सिताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें इस वक्त मामा ने खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का? और क्यों? वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अब सीट की तरफ जाते सालार को देख रही थी। अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता, तो भी इस वक्त इसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरिया अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उनकी बीवी को सिकंदर के दावा पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि सालार के बारे में एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं है। वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18 होल पर खेला जाने वाला गोल्फ का मैच याद आया। मैं इत्तेफाकन है कि गिर जाने वाली एक बाल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रह पर लाया था, उसने जुबैर को महव हैरत कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। 18 होल के खात्मा तक किसी को भी याद नहीं था कि इसने ये जुमला कितनी बार बोला था। इस शॉट ने अगर उसे महव हैरत किया था तो सालार सिकंदर की पार्टनर्स ने उसे दम बखुद कर दिया। आज सालार साहिब अच्छा नहीं खेल रहे।
जुबैर ने मोड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैदी को देखा जो गोल्फ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने कुछ अस्तहज़ाई अंदाज में क्लब के कैंडी को देखा। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। जुबैर ने कुछ खफत के आलम में कहा। किसी भी वक्त किसी भी जगह उन्होंने अपने बेटे की तरफ से अपने भाई को पुरएतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्की फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया, किस लिए? पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में इससे हारा हूँ, मगर वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बिल नमूदार हो गए थे। बच्चा, इसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए इसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा। असजद दरवाजा खोलकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। अब हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई। नहीं। क्यों, कोई खास बात? हाँ इमामा, इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहां? शकीला ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, वो माँ के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मा, मुझे इमामा पिछले कुछ अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस ऐसा का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाती हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गए। पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद। इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती है कर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मा, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात सिर्फ वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही। मुझसे तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका रवैया क्यों बदल रहा है? शकीला ने बुर्श मेज पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे एक बार नहीं कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाती हुए कहा। कभी वो कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है वो अब मैच्योर हो गई है, इसलिए ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मा, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात हो गई। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग। तुम मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल इसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी। कम अज कम वो तो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया। अंकल ने ऐसा कब कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है। मेरा ख्यालान है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं।
असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो सकता है। बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रवा नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस वजह से इसने अपने चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जागर्स थे। वो इस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी बाइक पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन उसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत स्पीड अंदाज में मोटरसाइकिल भगा रहा था। इसने 2 मरतबा सिग्नल तोड़ा, 3 बार खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, कई बार बाइक का अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक जा रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का ट्रेन लिया। एक दफा वो जिगजिग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर एकदम इसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस रोड को तोड़ा और दूसरी रोड में जन्नाटे से घुस गया। सामने से आती ट्रैफिक की ब्रेकी एकदम चरचुराने लगी। इसने फुल स्पीड पर बाइक लाते हुए एकदम हैंडल पर से हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने आने वाली गाड़ी से टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किस चीज पर गिरा उसे अंदाजा नहीं हुआ। इसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्टर्म के पीछे खड़े थे, मगर हाल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए तैयारी कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्टर्म पर एक एक पोस्टर लगा हुआ था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट पर फैजान लिखा हुआ था। इस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिना इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी से उसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ था और इसी ब्रिटिश लबो लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों ही खासे मुतासिर कुन थे। हाल में बिलाशुबा सुकूत तारी था और ये खामोशी इस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स उसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हाल एकदम तालियों से गूंज उठता। आध घंटा बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हाल में अगले कई मिनट तालियां और सीटियां बजती रही। इन तालियां बजाने वालों में खुद सालार भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नजर हाल और सालार पर डाली और इसे तालियां बजाते देखकर उसने गर्दन के हल्के से इशारे से इसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेट सेक्रेटरी अब सालार सिकंदर के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो यक लहजा ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं या दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हा रोका। इसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे ही इस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हाल में हल्की सी खिलखिलाहट उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रर को बातें करनी होती है, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों में बहुत फर्क है। ग्रेट टकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हाल गूंज उठा। मेरे पास फैजान जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड है। मुझे कायल करने के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ चंद अल्फाज कहने हैं।
वो एक बार फिर रोका, मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, इस वक्त हाल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो इसी नपे तले अंदाज में बोला था जो इसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था, वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया, करी किया इस हाल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ हो सकता है? हो, फिर मैं इससे मिलना चाहूंगा। हाल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम में हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए, फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाजरीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? इसने पूछा। 6। इस लड़के ने जवाब दिया। पूरा हाल इस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो सालार से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 IQ लेवल वाले इस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ था। जारी है।